हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि से कबीरदास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब। अक्सर हम हमारे काम को कल का आज का कोई काम होता है तो उसको हम कल पर टाल देते हैं, या फिर आज का कोई अभी का कोई काम होता है तो हम आज पर टाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमारा काम अभी हो सके जितना जल्दी कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार और ब्रह्मास्त्र क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारा पिछले हमने संधि वाला टॉपिक पढ़ लिया था कल। उसमें हम पढ़ रहे थे कि हमने संधि की परिभाषा देखी थी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं और अर्थात जिससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है और उसमें विकार आता है उसे हम संधि कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि जो संधि वाला टॉपिक है वो यदि हम पढ़ते तो हमारे 3 टॉपिक में भी काम आता है, जैसे समास हो गया, उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि की शर्तें एवं विशेषताएं। संधि की शर्तें एवं विशेषताएं। टॉपिक संधि की शर्तें एवं विशेषताएं। देखो, संधि के लिए कुछ संधि की अपनी शर्तें हैं और विशेषताएं हैं। उन शर्तों और विशेषताओं के आधार पर ही हम संधि करते हैं। जैसे कि हम बात करें संधि की हम शर्तें एवं विशेषताएं, तो संधि की पहली शर्त है संधि करते समय, साथ ही साथ नोट करिए, संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। अगर वर्ण परिवर्तन नहीं होता है तो वह केवल संयोग होगा। क्या होगा? संयोग होगा। संधि की पहली शर्त कह रही है कि संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। अगर वर्ण परिवर्तन नहीं होता है तो वह केवल क्या होगा? संयोग होगा, है ना। जब हम संधि कर रहे हैं, दो शब्दों को मिला रहे हैं, है ना, और अगर वर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा? संधि ना होकर संयोग होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं संयोग और संधि में क्या अंतर है। तो यहां पर हम लिखते हैं, इधर हम लिख देते हैं संधि, इधर हम लिख लेते हैं संयोग। संधि की बात करें तो संधि में मैं जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं, संधि में तो संधि में आपका हो जाएगा कौन सा? जगत धन ईश। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। एक बार आपको इस सिर्फ समझना है संधि क्या होती है, संयोग क्या होता है, फिर मैं आपको व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि और विसर्ग संधि अच्छे से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा इसके क्या नियम होते हैं। एक बार आपको ऊपरी तौर पर यह समझना है कि संधि और संयोग में अंतर क्या होता है। देखो, जगत धन ईश, जगदीश क्या बनता है इसका? जगदीश। ये हलंता है और ये ई है। ठीक है, अब ये हलंता है, ये अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। ये किस में बदलेगा? हलंत द में बदलेगा। जगत जगदीश शब्द क्या बना? जगदीश। जैसे मैं आपसे एक और उदाहरण की बात करूं तो धर्म धन अधर्म शब्द क्या? धर्म धन अधर्म शब्द बनेगा धर्मा धर्म। देखो यहां पर हम देखते हैं इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, और अ मिलकर क्या बना? आ बना। तो यहाँ पर वर्ण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है? संधि हो रही है। अगर वर्ण परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता? संयोग हो सकता था। फिर हम बात करें जगत धनीश जगदीश, धर्म धन अधर्म, धर्माधर्म। यहाँ पर एक बात करते हैं अनुदित अनुदित, अनुधन उदित, अनुधन उदित। तो शब्द बनेगा
अनुदीत। अब यहाँ पर भी वर्ण परिवर्तन हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ पर भी क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ मिला, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुदीत हो गया। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूं इस संधि में ही, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि अप धन धी, ठीक है, अप धन धी, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अप, ये हलंत प है, ये अपने तीसरे वर्ण ब में बदलेगा तो हलंत ब हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, अब धी। यहां पर भी वर्ण परिवर्तन हो रहा है तो इसमें संधि हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक शब्द और बताऊं, प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, तो यहां पर भी क्या है, हलंत का है, और यहां पर भी वर्ण परिवर्तन हो रहा है। देखो प्राक, ये हलंत का बदल रहा है ग में, ठीक है, तो शब्द बनेगा प्रागैतिहासिक। शब्द क्या बना, प्रागैतिहासिक। इस प्रागैतिहासिक की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है कि ज्ञात इतिहास से भी पूर्व का समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक कहलाता है। इससे पहले मैंने आपको अनुधन उदित दिखाया था, उसका अर्थ होता है कि अनुवाद किया हुआ। फिर मैं आपसे बताऊं कि अपदन दी, इसका अर्थ होता है कि जल को धारण करने वाला, ठीक है साहब। फिर मैं आपसे बात करता हूं इधर संयोग की, तो संयोग में क्या होता है कि वर्ण परिवर्तन नहीं होता है, जैसे शब्द मिलते हैं वैसे के वैसे ही वो रह जाता है। जैसे कि उदाहरण बताऊं तो सम धन मान, समधन मान, शब्द बनेगा सम्मान। यहां पर कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा था हलंत में उधर जैसे शब्द को हमने जोड़ा तो वैसा का वैसा ही हो गया। जैसे मैं आपको शब्द बताऊं, समधन आचार समाचार, यहां पर भी कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। शब्द बताऊं आपको, अन्न धन उदित, अन्न धन उदित, यहां पर हलंत ना है और ये ऊ है, इस हलंत ना में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी तो शब्द बनेगा अनुदीत। और ये वाला अनुदीत जो है इसका अर्थ होता है कि जैसे सूर्य का हम कहते हैं ना, सूर्य उदय होता है, तो इसका अर्थ होता है उदित होना। और इस अनुदित का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपके इसमें आपके संधि होती है, ये आपका सहयोग है। सबसे पहली बात तो ये, इसका अर्थ होता है उदित होना और इसका अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ, ठीक है साहब। आगे मैं आपसे बात करूं, समधन मान सम्मान, समधन आचार समाचार, अन्नधन उदित अनुदित, और की बात करूं सम धन उचित, शब्द बनेगा आपका समुचित। इसमें भी आपके जो हलंत मात्रा, इसमें ऊ की मात्रा जुड़ गई तो समुचित बन गया। यहाँ पर कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए संयोग है, और संधि में वर्ण परिवर्तन होता है इसलिए संधि होती है। जैसे कि मैं, हाँ ये बहुत उदाहरण है, एक और उदाहरण दे देता हूं आपको, अन्न धन उर्वर, अन्न धन उर्वर, शब्द बनेगा आपका अनुर्वर। यहां पर भी कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अब मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं संधि की शर्तें विशेषताएं। संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए, अगर वर्ण परिवर्तन नहीं होता है तो वह केवल क्या होगा, संयोग होगा। अगर संधि कब होगी, जब वर्ण परिवर्तन होगा, और संधि कब नहीं होगी, जब वर्ण परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूं संधि, तो अपधन दी, अवधि, प्राक धन ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक बन रहा है। संयोग में जैसे थे वैसे का वैसे ही रह रहा है, जैसे समधन मान सम्मान, समधन आचार समाचार, अन्नधन उदित अनुदित, समधन उचित समुचित, अन्नधन उर्वर अनुर्वर, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन देता हूं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं संयोग और संधि से। निम्न में संधि होगी, यानी कि जो मैं आपको शब्द दे रहा हूं उनमें से संधि कौन सी और सही शब्द जैसे कि सम
सम्मान, अनुर्वर, अनुदित, शब्द है छोटा आपका अवधि। तो मैंने आपको बताया था जैसे सम्मान है तो इस सम्मान में आपको कुछ नया नहीं जुड़ रहा है, कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है, समधन मान बन रहा है, सम्मान हो गया। तो यहाँ पर कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ की बात करें तो अनुधन, अन्न धन उर्वर, अन्न धन उर्वर, यहाँ पर भी कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे बात करें हम अन्न धन उदित, तो यहाँ पर भी कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर वर्ण परिवर्तन हो रहा है। जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो शब्द बनता है अपधन दी, शब्द बनेगा अब्दी, है ना। तो ये इस तरह से आपके एग्जाम में सहयोग और संधि से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संधि का दूसरा नियम कहता है संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होगी, संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होगी। यानी कि जो तत्सम का तत्सम से तात्पर्य है कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो एज इट इज हिंदी में प्रयोग होने लगे उनमें ही संधि होगी। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि विदेश जो देशज शब्दों में भी संधि करने लग जाए, उनमें संधि हमारी नहीं होगी। हमारी संधि सिर्फ तत्सम शब्दों में ही होगी। एक लाइन और लिखी इसमें ही, देशज एवं विदेशज शब्दों में संधि नहीं होगी। हम बात करें संधि की शर्तें विशेषताएं, दूसरा नियम कहता है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होगी। जो संस्कृत के शब्द थे और वो जैसे थे वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे। देशज एवं विदेशज शब्दों में संधि नहीं होगी। जैसे कि इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देशज शब्द जैसे कि द्राक्षा, धन, आसव। सबसे पहले तो ये देखो क्या इसमें संयोग या संधि, तो देख लेते हैं। यहां पर आपका क्या है, आ है, यहां पर भी आपका क्या है, आ है। आ और आ मिलकर क्या बना, आ मिला, तो शब्द बनेगा द्राक्षासव, द्राक्षासव। यहां पर आपका वर्ण परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, शब्द है द्राक्षा, धन, अरिष्ट, शब्द बनेगा आपका द्राक्षारिष्ट। यहां पर भी क्या था, आ था, यहां पर भी क्या था, आ था। आ और आ मिलकर क्या बना, आ बना, तो शब्द बन गया आपका द्राक्षारिष्ट। अब यहां पर बात कर रहा है कि देशज और विदेशज शब्दों में संधि नहीं होगी। तो कैसे नहीं होगी ये भी देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और दूं संस्कृत तत्सम शब्दों का ही, तो शट, धन, आनंद, है ना। ये क्या है, हलंत त है और इसके बाद आ रहा है स्वर आ रहा है। तो ये ट जो बदलेगा वो किस में बदलेगा, ड में बदलेगा, शब्द बनेगा षडानन। षडानन हम कार्तिकेय को कहते हैं। यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा, कार्तिकेय। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में हम बात करते हैं कि देशज और विदेशज शब्दों की। तो देशज और विदेशज शब्दों में हमने बात की थी कि संधि नहीं होगी। जैसे कि देशज शब्द की बात करूं मैं आपसे, अंग, ठीक है, अंग तो ठीक है, लेकिन यहां पर है अंगधन पोचा, है ना, अंगधन पोचा। तो अब ये क्या है, शब्द बन रहा है अंगोचा, शब्द क्या बना, अंगोचा। अब एक बात देखिए, यहां पर पोचा और शब्द बन रहा है अंगोचा। क्यों बन रहा है, क्योंकि इनकी संधि नहीं होगी। ये क्या है, देशज शब्द है
और हमने बात की थी देशज शब्दों में संधि नहीं होती है। ये क्या हुआ, सिर्फ तुक बंदी से क्या बन रहे, शब्द बन गया, तुक्के से बना हुआ शब्द है ये अंगोचा। जैसे कि मैं आपको एक शब्द और दूं, डाक, धन, गर। देखो घर हिंदी शब्द है और डाक इंग्लिश शब्द है। अब इससे अगर हम संधि नहीं होगी, लेकिन संधि बना ली गई थी किसी ने गलती से, गलत शब्द बना हुआ है इसका ही, जैसे व्यंजन संधि की तरह हम बनाते हैं ना जगदनीश, वैसे ही डाकघर। ये डाकघर क्या है, इस डाकघर का बिगड़ा हुआ रूप है। और ये ऐसा ही में पूछा हुआ सवाल है कि डाकघर का बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है, तो डाकघर है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं संधि के तीसरे नियम की। तीसरी शर्त क्या आपके संधि की, देख लेते हैं। संधि की तीसरी शर्त कहती है कि संधि करते समय, संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। सॉरी, संधि करते समय संधि युक्त पद एवं संधि विच्छेदित पद सार्थक का अर्थ होता है, यानी जिसका अर्थ होना चाहिए। विच्छेदित पद सार्थक होने चाहिए। संधि करते समय संधि पद एवं संधि विच्छेदित पद सार्थक होने चाहिए। अगर सार्थक नहीं है तो, सार्थक नहीं है तो व्याकरण के अंग होने चाहिए। व्याकरण के अंग होने चाहिए। ये कह रहा है तीसरा नियम की संधि करते समय संधि युक्त पद एवं संधि विच्छेदित पद सार्थक होने चाहिए। सार्थक नहीं है तो व्याकरण के अंग होने चाहिए। यानी कि अगर आपके जो शब्द ले रहे हो वो शब्द सार्थक होने चाहिए, उनके कुछ अर्थ निकलने चाहिए। अगर उनके अर्थ नहीं निकल रहे ना, तो वो क्या होने चाहिए, व्याकरण के अंग होने चाहिए, तभी हमारी संधि होगी। अब व्याकरण के अंग होने चाहिए का मतलब क्या है कि व्याकरण का ही कोई होना चाहिए। जैसे कि ये इनडायरेक्टली इशारा किसकी तरफ कर रहा है, उपसर्ग एवं प्रत्यय की तरफ कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, व्याकरण के अंग है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनमें तो संधि होती है, उपसर्ग एवं प्रत्यय। जैसे कि कुछ उदाहरण इनके भी हम देखेंगे कि संधि करते समय इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो इनके उदाहरण की, तो षट धन अंग शब्द क्या है, षट धन अंग शब्द बनेगा षडंग। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं उपसर्ग और प्रत्यय की, तो जैसे है नई, धन, इका, ये आपका बन गया नायिका। यानी कि कोई बात नहीं, अगर आपका अर्थ नहीं निकल रहा, इस इका शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय है तो इसका आपका क्या होना चाहिए, ये उपसर्ग प्रत्यय में से होना चाहिए, तो आपकी संधि हो जाएगी। तो इस आई से क्या बन रहा है, आई बन रहा है। इस ऊपर आई से क्या बन रहा है, आई, बीन से आने से। और जब ये न हलंत हो गया था, तो न हलन न में आ जुड़ा, तो शब्द बन गया आपका नायिका। जैसे मैं आपको एक उपसर्ग का दे देता हूं, तो जैसे उपसर्ग है वी, धन, इप्सा। ठीक है। ये इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर बनेगी बड़ी ई की मात्रा। शब्द बनेगा आपका विप्सा।
एक आपको मैंने प्रत्यय का दिया, एक उपसर्ग का दिया। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। शब्द है जैसे गी धन अक, है ना, गी। इस अक के कारण इस गी का क्या हो रहा है, गई, और गई आई आ रहा है तो इससे आय हो जाएगा, और शब्द हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा ग। इस हलंत ग में आ जुड़ेगा तो शब्द बनेगा गा, और य में अ जुड़ेगा तो शब्द बनेगा य, गायक। ठीक है सब। आज हमने संधि के 3 शर्तें पढ़ी थी, तीनों शर्ती के उदाहरण भी देखे थे। और आज की जो क्लास है हम इस क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। मिलेंगे ऐसी एक अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।